So talk about the Global Financial Stability Report. It's a biannual report released by RBI. So Financial Stability Report biannually मतलब साल में 2 बार निकाली जाती है by the Reserve Bank of India. Financial Stability Report. And it is approved by the Subcommittee of Financial Stability Development Council before it published. रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले इट इज़ अप्रूव्ड बाय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई निकालता है साल में 2 बार, 2 टाइम्स, and it is approved by Financial Stability Development Council. So the question is, what are the approaches to study human development? Income approach होती है, welfare approach होती है, but there is no sustainability approach. So what are the approaches to study human development? One is income approach, other is welfare approach. So approaches to human development एक होता है capabilities approach, एक होता है minimum needs approach, एक होता है welfare approach, एक होता है income approach. So approach to human development: capabilities approach, minimum needs approach, welfare approach, and income approach. So 4 approaches to study human development. One is income approach, other is welfare approach, basic need approach, and capability approach. These are the 4 approaches to study the human development. So we can remember it by this acronym, that is BQ, that is basic need approach, I for income approach, C for capability approach, W for welfare approach. So basic need approach, income approach, that is capability approach, and welfare approach. So there's one question, that should a brand endorser be held responsible for the product they are promoting, discuss in the context of Consumer Protection Act of India. So the brand endorser होता है, for example शाहरुख खान ऐड कर रहा है, किसके लिए, टोबैको का ऐड कर रहा है शाहरुख खान, तो शाहरुख खान शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग टोबैको इन इंडिया. तो ये किस लिमिट तक सही है? सो दिस इज वन क्वेश्चन फॉर मीन्स. सो गवर्नमेंट ने अभी स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट को अनचेंज रखा है, एंड देयर इज अ सर्ज इन द यील्ड फ्रॉम बॉन्ड्स. सो व्हाट इज स्मॉल सेविंग स्कीम्स? दे आर द सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो मैनेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट. स्मॉल सेविंग स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करता है टू इनकरेज सिटीजन टू सेव रेगुलरली इरिस्पेक्ट ऑफ द एज. कोई भी एज जो आप सेव करो, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्मॉल सेविंग स्कीम. में काफ़ी पॉपुलर होती है ये, तो अच्छे रिटर्न भी प्रोवाइड करती है, एज वेल एज बैंक से इनके जो रिटर्न होते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ज़्यादा होते हैं. ये फिक्स डिपॉजिट पे ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, एंड ऑल्सो कम विद द सॉवरेन गारंटी एंड टैक्स बेनिफिट्स. तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं. अगर आप यहाँ पे पैसे लगाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, सॉवरेन गारंटी होती है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है. बैंक्स में ये गारंटी नहीं मिलती है, तो इट्स दे आर मोर पॉपुलर देन द बैंक बिकॉज रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, और जो रिटर्न होते हैं बैंक से हायर होते हैं, एज वेल एज सॉवरेन गारंटी होती है, एज वेल एज टैक्स बेनिफिट्स में मिलते हैं. सो द स्मॉल सेविंग स्कीम को 3 हेड्स में डाल सकते हैं. होता है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. So the small saving scheme can be grouped under 3 heads. तो 3 heads में एक हमारा आएगा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, another is saving certificates, third is social security schemes. So small saving scheme can be grouped under 3 heads. One is post office deposits, saving certificates, another is social security scheme. तो हमारे जो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, we have saving deposit, recurring deposit and time deposit, जिसमें मेचोरिटी होती है 1 2 3 5 साल की, एंड मंथली इनकम अकाउंट. तो सेविंग सर्टिफिकेट्स के अगर हम अंदर देखें तो देयर इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड किसान विकास पत्र. तो ये इंटरेस्ट देता है 6.8% पर एनम का. मेचोरिटी होती है 5 साल के बाद. जो इंटरेस्ट होता है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाता है स्कीम में हर साल ऑटोमेटिकली, एंड ये जो है टैक्स सेविंग के लिए क्वालिफाई करता है अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. तो यहाँ पे टैक्स भी नहीं लगता अगर आपने अपनी पैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में लगाए हैं. आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.8% का हर 5 साल, ये 5 साल की मेच्योरिटी के साथ. और फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आ जाते हैं हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन. तो इन द थर्ड हैड देयर इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन. सुकन्या समृद्धि अकाउंट लॉन्च किया था 2015 ने अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन. ये था फॉर द गर्ल चाइल्ड. किसी भी गर्ल चाइल्ड जिसकी एज 10 साल से कम है उसके लिए आप अकाउंट खोल सकते हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट. यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 7.6% पर एनम, एंड इट इज़ एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर द सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. और इसमें टेन्योर डिपॉजिट क्या 21 साल तक डिपॉजिट करना है. और मैक्सिमम कितना कर सकते हो 1.5 लाख एवरी ईयर. 21 साल तक डिपॉजिट करना है, 10 से लेके 21 साल तक, एंड यहाँ पे मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है 1.5 लाख. 10 साल से कम की लड़की होनी चाहिए, उसी के लिए आप खोल सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट. दैट वाज लॉन्च इन 2015 अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन.
will give interest of 7.6% per annum. So we talk about the alternative to single use plastic. अगर हम प्लास्टिक को अगर छोड़ते हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? कॉस्टलियर. सो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ लीविंग प्लास्टिक, दैट वी नीड सब काइंड ऑफ सब्सटीट्यूट जो कम कॉस्टली हो. ओनली देन वी कैन रिप्लेस द प्लास्टिक. एज दिस बैन प्लास्टिक विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर एज अ अल्टरनेटिव. जो भी आइटम्स है दे आर नॉट इकोनॉमिकली वाइबल फॉर देम. सो वन ऑफ द आइलैंड इज इन न्यूज़, दैट इज स्नेक आइलैंड. सो ये स्नेक आइलैंड है, रशिया ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया. तो यूक्रेन का है ये स्नेक आइलैंड. तो स्नेक आइलैंड कुछ इस तरीके से दिखता है. तो कहाँ पे? ये ब्लैक सी में है. सो इट इज़ पार्ट ऑफ यूक्रेन एंड इट इज़ लोकेटेड इन द ब्लैक सी. स्नेक आइलैंड को जेमिनी आइलैंड एंड सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरपेंट आइलैंड एंड जेमिनी आइलैंड. तीनों नाम से आ सकता है एग्जाम में. दैट स्नेक आइलैंड, सरपेंट आइलैंड एंड जेमिनी आइलैंड. So this is the location of Snake Island in Black Sea. So this is Black Sea. यहाँ पे this is Snake Island. It's a part of Ukraine and ये रशिया ने यहाँ से withdraw कर लिया. That's why it is in news. So location of Snake Island in the Black Sea. So USA में there is a woman named Ketanji Brown Jackson. She is the first black woman to serve in the Supreme Court. So US made a history. Literally now one black woman is serving in the Supreme Court for the first time. That is Ketanji Brown Jackson. So Ketanji Brown Jackson, she is the first woman to serve in Supreme Court. So we have already seen that financial stability report निकालता है Reserve Bank of India and रिलीज़ करता है 2 times in a year. एंड इसको रिलीज़ करने से पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव करता है रिपोर्ट को. ओनली देन इट इज़ रिलीज बाय RBI ट्वाइस अ ईयर. सो दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज रेशियो द बैंक्स कैपिटल टू द रिस्क, कि बैंक का रिस्क कितना है उस हिसाब से बैंक को अलग से कैपिटल रखना पड़ता है. दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. एंड इसको डिसाइड कौन करता है? इट इज डिसाइडेड बाई सेंट्रल बैंक में, RBI डिसाइड करता है. एंड टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज एंड बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन द प्रोसेस, कि बैंक कुछ ना कुछ पैसा रखे नहीं तो दिवालिया ना घोषित हो जाए. दे शुड नॉट बिकम इंसॉल्वेंट. तो बेसिल थर्ड जो नॉर्म है वो बोलता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड ऐसा कितना होना चाहिए? 8%. और इंडिया में अगर देखें तो 9% है. तो जो बेसिल नॉर्म्स है, बेसिल थर्ड नॉर्म्स है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो एसेट होना चाहिए दैट शुड बी 8%, और इंडिया इट इज़ 9%. So there is a statement of the governor, that is the governor of the state is constitutionally bound to provide support staff to election commission if required. अगर election commission को constitution में लिखा हुआ है कि अगर election commission को staff चाहिए तो it is governor is constitutionally bound to provide the staff. तो support staff provide करना पड़ेगा governor को to the election commission. And it conducts, the election commission of जो होता है, इट कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो करता है इलेक्शन लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का एंड वाइस प्रेसिडेंट का. सो कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अनदर स्टेटमेंट इज इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ये गलत हो जाएगा बिकॉज हमारे 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर. अगर इनको रिमूव करना है तो यू नीड द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओनली द अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस. So the one main question, why has the government put a ban on single-use plastic items analyzed in the light of the alternate present for the single-use plastic? तो हमें बताना है कि देखो एक तो बैन क्यों किया है, हमें बताना है डिसएडवांटेजेस क्या है, ऊपर से अल्टरनेटिव क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं. वी शुड सजेस्ट सम अल्टरनेटिव्स. एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 किसने लॉन्च किया है? नाइट फ्रैंक, एक ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसने निकाला एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021. इंडेक्स में 4 सिटीज़ वो हमारी हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई. इनको टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज़ में रखा गया है. इसमें 36 सिटीज़ को रैंक किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ अर्बनाइजेशन प्रेशर, कार्बन एमिशंस, क्लाइमेट रिस्क, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. सो इसको इंडेक्स को टॉप किसने किया? सिंगापुर ने. एंड फिर सिडनी, देन वेलिंगटन, पर्थ एंड मेलबोर्न. तो पहले सिंगापुर है एंड बाकी ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया की सिटी है. एंड इंडिया की कौन कौन सी 4 सिटी है टॉप 20 में? दैट इज़ बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली एंड मुंबई. So it is here in Bengaluru, Hyderabad, Mumbai and Delhi. And इसको निकाला किसने? एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021. it was released by Knight Frank which is a global property consultant. जितनी भी सिटीज़ हैं इंडिया में जिसको रैंक किया गया है, एक तो बेंगलुरु है, हैदराबाद है, महाराष्ट्र, मुंबई है और हमारा दिल्ली है. सबसे नंबर 1 दे रखा है बेंगलोर को. इन द एशिया पैसिफिक रीजन में अगर देखें तो बेंगलोर की जो रैंक है 14th है.
और एक लौती सिटी है जो गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में आई है, तो बैंगलोर फॉल इन द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी। तो 2022 में 2022 में यूनाइटेड नेशन ने पब्लिश किया हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022। और क्वेश्चन आ सकता है हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 किसने रिलीज़ किया? यूनाइटेड नेशंस ने। तो ये हाईलाइट क्या कर रहा है? रैपिड अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में डिले हुआ है, क्यों? कोविड-19 की वजह से। किसने बताया? यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। इसने बताया कि रैपिड अर्बनाइजेशन स्लो हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो इट्स अ रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन, ये याद रखना है। दैट इज अ हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022। सो जून 30, 2022 प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया उद्यमी भारत प्रोग्राम। तो उद्यमी भारत प्रोग्राम में कई इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो एक तो है रैम्प स्कीम, दैट इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, दैट इज रैम्प स्कीम फॉर द एमएसएमई परफॉर्मेंस। सो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। Then another scheme is CBFTE scheme, that is capacity building of first time MSME exporter। पहली बार जो MSME एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना। देन न्यू फीचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी प्रोग्राम, MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। सो देयर इज अ न्यू फीचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी प्रोग्राम टू बूस्ट द MSME सेक्टर। एंड उन्होंने असिस्टेंस भी दी है टू द बेनिफिशियरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी प्रोग्राम। एंड देन उन्होंने प्रोवाइड किया है MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 एंड वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेशनल MSME अवार्ड 2022। तो जो फर्स्ट कॉपी थी तमिल बाइबल की जिसको चुराया गया था सरस्वती महल से, वो कहाँ पे मिली है? लंदन में। सो सारी चीज़ें चुरा के लंदन ले गए। सो तमिल बाइबल को चुराया गया था सरस्वती महल से, इट इज़ टेकन टू द लंदन। वो लंदन में मिली है फर्स्ट कॉपी ऑफ तमिल बाइबल। सो ये चीज़ कहाँ से चुराई गई थी? सरस्वती महल लाइब्रेरी है थांजावुर में, वहाँ से चुराई गई थी ये बाइबल। तो ये तमिल बाइबल, फर्स्ट तमिल बाइबल ब्रिटिशर्स ने चुरा दी थी फ्रॉम द सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर। सो पहला तमिल ट्रांसलेशन था न्यू टेस्टामेंट का, दैट इज़ बाइबल का। वो प्रिंट किया था 1715 में बाय द बार्थोलोमस जेंगलबाल्ग, हु वाज डैनिश। 2020 में 1970 की कन्वेंशन, इसका नाम है मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग इलिसिट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। इसकी 50th एनिवर्सरी हुई है। तो उसको अडॉप्ट किसने किया था? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनेस्को इन 14 नवंबर 1970 1970 में अडॉप्ट किया था। दैट इज मीन्स फॉर प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। ये कन्वेंशन एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ थेफ्ट एंड लूटिंग एंड रिटर्न ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ द स्टोलन कल्चरल प्रॉपर्टी। जैसे इंडिया की कल्चरल प्रॉपर्टी चुराई है लंदन वालों ने, दैट इज़ UK वालों ने। देन उसमें उसको अगर रिटर्न करना है तो हम कौन सा कन्वेंशन फॉलो करेंगे? 1970 का कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, यूनेस्को का, दैट इज मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो ये फोकस करते हैं रिटर्न एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो फाइट अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग। यहाँ पे यूनेस्को ने डेवलप किया लीगल रेफरेंस टू फाइट अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी थ्रू 1970 कन्वेंशन। तो 1970 की यूनेस्को कन्वेंशन है टू फाइट अगेंस्ट द इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी which take measure to taken to prohibit and prevent the import, export and transfer of illicit cultural good. So we talk about the aeronautical test range. So it is in Chitradurg, Karnataka. Aeronautical test range in Chitradurg, Karnataka. It was in news. So DRDO का aeronautical test range in Chitradurg, Karnataka. So it's a location of Chitradurg in Karnataka. Aeronautical test range DRDO. So what is Pharmacopoeia? Pharmacopoeia is an official publication containing a list of medicinal drugs with the effects and direction for their use. तो ऐसी कोई बुक, अभी कोई पब्लिकेशन जिसमें सारे मेडिसिनल ड्रग हो, उनके इफेक्ट्स क्या है, उनका यूज़ कैसे करना है। सो इस तरीके से एक बुक होगी, ऑफिशियल पब्लिकेशन होगी जहाँ पे मेडिसिनल ड्रग्स लिखे होंगे एंड उनके इफेक्ट्स क्या है और उनका यूज़ क्या है, वो सब लिखा होता है। सो इस पब्लिकेशन को बोलते हैं फार्माकोपिया। इट्स एन ऑफिशियल पब्लिकेशन कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग, देयर इफेक्ट्स एंड देयर यूज़, डायरेक्शन ऑफ देयर यूज़, इट्स नोन एज फार्माकोपिया। सो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो नहीं रहा तो गवर्नमेंट ने ट्रांसफॉर्म कर दिया बैंक बोर्ड ब्यूरो टू फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम रख दिया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सो यू मस्ट रिमेंबर द बैंक बोर्ड ब्यूरो इज नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। इट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। सो बैंक बोर्ड ब्यूरो कब बनाया था? प्राइम मिनिस्टर ने 2016 को बनाया था। व्हाट वाज द रीज़न?
for to recommend the appointment of whole time director as well as non executive chairperson of the public sector bank. तो public sector bank में और जो state owned financial institution है, state owned financial institution में कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बनेगा, उसको रिकमेंड करता था बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको इस्टेब्लिश किया था प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में. एंड इट वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इंगेजिंग विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो एक तो बताता था, रिकमेंड करता था कि कौन होल टाइम डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होने चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के. कौन बताता था? बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको इस्टेब्लिश किया था 2016 में. ऊपर से ये सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनके साथ मिल के अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज निकालते थे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बैंक्स. सो अब इसका नाम बदल दिया है, दैट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो इज नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो. सो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ जो कैबिनेट है, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी है, कैबिनेट की 8 कमेटीज, उसमें एक कमेटी है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट. उसने बोला है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से कि आप नेसेसरी मॉडिफिकेशन करो इन द नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम ऑफ 1970 एंड 1980 विद अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर. तो फिर इससे इस्टेब्लिश करेंगे FSIB. FSIB इज आर फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो. तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए दे विल मेक मॉडिफिकेशन इन द नेशनलाइज्ड बैंक मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजन स्कीम ऑफ 1970 and 1980s. The question is, who is known as a moon man of India? So Min Swami Annadurai is known as a moon man of India. So the guy is Mil Swami Annadurai. So he is known as moon man of India. So the question asks, who is known as moon man of India? So Mil Swami Annadurai is known as a moon man of India. So there's a question, Belgorod is in news these days. What is Belgorod? So it's a place in Russia, Belgorod. So Belgorod is a place in Russia. न्यूज़पेपर आता था अल हिलाल, तो इसे कौन निकालता था? तो हु रिलीज द न्यूज़पेपर? अल हिलाल. मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का न्यूज़पेपर था अल हिलाल. अल हिलाल. सो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इसको 1905 में इस्टेब्लिश किया था बाय द गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. एंड जो सुधारक था वो पीरियोडिकल किसका था? नहीं, इसका हितवाद था. हितवाद पीरियोडिकल था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का. एंड गोपाल गणेश अगरकर ने सुधारक स्टार्ट किया था. इस करेक्ट, गोपाल गणेश अगरकर ने सुधारक स्टार्ट किया था. एंड जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो पीरियोडिकल था उसको बोलते थे हितवाद. एंड जो सुधारक था वो स्टार्ट किया था गोपाल गणेश अगरकर. गोपाल गणेश अगरकर ये सोशल रिफॉर्मर थे, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट थे एंड थिंकर थे, महाराष्ट्र से. बॉर्न इन 1856, सतारा, डायरी इन 1895, पुणे. सो सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे एंड ये क्लोज एसोसिएट थे बाल गंगाधर तिलक के. को फाउंडर थे ऑफ द मल्टीपल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे न्यू इंग्लिश स्कूल स्टैब्लिश किया था. डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में थे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था गोपाल गणेश अगरकर का. एंड फेगर्सन कॉलेज तिलक के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था. एंड तो फेगर्सन कॉलेज तिलक के साथ विष्णु शास्त्री चिपलंकर एंड महादेव बल्लाल नम जोशी, VS आप्टे, WB केलकर, MS गोले एंड NK दरब, इनके साथ स्टैब्लिश किया था फेगर्सन कॉलेज, न्यू इंग्लिश स्कूल एंड डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी. ये फर्स्ट एडिटर थे केसरी के. केसरी दैट वाज रिलीज्ड बाय तिलक. तो तिलक का जो केसरी न्यूज़पेपर निकालता था उसके फर्स्ट एडिटर थे. एंड एडिटर थे, फाउंडर एडिटर थे सुधारक के. तो सुधारक गोपाल गणेश अगरकर ने स्टार्ट किया था. प्रिंसिपल थे फर्गसन कॉलेज के. अंधेरी में मुंबई में अंधेरी को इन्हीं के नाम पर रखा गया है, अगरकर चौक. सो गोपाल गणेश अगरकर जो थे मुंबई से थे एंड ये निकालते थे, महाराष्ट्र से थे, ये निकालते थे पीरियोडिकल सुधारक. सो वन मेन क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस बिफोर इंडिया? हाउ कैन वन अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070? तो हमें इसके बारे में लिखना है कि इंडिया में क्या क्या मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस है, क्या क्या दिक्कतें हैं और हम किस तरीके से कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं 2070 तक, जो हमारा टारगेट भी है कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना 2070 तक. सो सिक्किम महिपाल यूनिवर्सिटी है सिक्किम में, वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन देखा गया है. एंड ये क्यों हुआ है? बिकॉज दे कम इन टच विद द नैरोबी फ्लाइज. नैरोबी की फ्लाइज की वजह से स्किन इन्फेक्शन हुआ है 100 स्टूडेंट्स में इन द सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो जो नैरोबी फ्लाई का जो नंबर है इट इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली ऑन द कैंपस. तो ये दूर जाती है इन द सर्च ऑफ फूड सप्लाई एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स. तो नैरोबी फ्लाइज की बात करें तो उनको ड्रैगन बग्स एंड कीनियन फ्लाइज भी बोलते हैं. तो ये स्मॉल बीटल लाइक इंसेक्ट्स होते हैं. तो इनके 2 स्पीसीज होते हैं, एक होता है पैडेक्स एक्सिमस, एक होता है पेडरस सबियस. तो ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर में दिखती हैं. जो नैरोबी फ्लाइज होती है देयर इन ऑरेंज एंड ब्लैक करेंट एंड ये नए एरियाज़ में जाती है इन द सर्च फॉर फूड सप्लाई एंड ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए एंड फूड सप्लाई के लिए दूसरे एरिया में जाती है.
एंड ये जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करती हैं. एंड दे अट्रैक्टेड टुवर्ड ब्राइट लाइट. ज़्यादातर इंसेक्ट ब्राइट लाइट की तरह अट्रैक्ट होते हैं. वैसे नैरोबी फ्लाइज भी अट्रैक्ट होते हैं. तो किस कलर के होते हैं? ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के होते हैं. इनकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो रहा है इन द सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट में. जो 100 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे स्किन इन्फेक्शन हो गया इन द सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के होते हैं. तो जैसे नैरोबी फ्लाई, इनकी वजह से क्या हो रहा है? स्किन इन्फेक्शन हो रहा है इन द सिक्किम स्कूल. अगर ये नेटिव देखें तो ईस्ट अफ्रीका की नेटिव है. इनके अंदर कोरोसिव सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं पैडरिन दैट कॉज केमिकल बर्न्स. तो इस तरीके से स्किन इन्फेक्शन हो जाता है बिकॉज इनमें एक कोरोसिव सब्सटेंस होता है जिसे बोलते हैं पैडरिन दैट कॉज केमिकल बर्न्स.